देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल स्टडी का, हम इसका चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 हमारा क्या है? ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना, 7.2 में संसाधन के रूप में ऊर्जा, यानी जो ऊर्जा होती है उसके ऊर्जा की बात करेंगे। जैसे पारंपरिक स्रोत क्या होती है और गैर पारंपरिक स्रोत। देखो, ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन होते हैं और गैर पारंपरिक संसाधन होते हैं, यानी इन दोनों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। 7.3 में हम देखेंगे पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता की बात करेंगे, यानी पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता क्या है। 7.4 में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग। कह रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा औद्योगिकरण हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। भाई, लोगों की संख्या बढ़ेगी तो एनर्जी ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। औद्योगिकरण में ऊर्जा की मांग, एशियाई विकास व्यवस्थाओं में ऊर्जा की मांग की बात करेंगे। अगला हमारा है 7.5 में भावी ऊर्जा आवश्यकताएं और संरक्षण, क्षरण और ऊर्जा संचरण, और फिर अप्रदूषणकारी ऊर्जा संयंत्रों का विकास। इन सभी पॉइंटों को यहाँ पर हमें देखना। सबसे पहले हमें जो देखना 7.2 में देखिएगा, संसाधन के रूप में ऊर्जा। देखिएगा, ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष 14, देखिए ऊर्जा की मांग प्रति 14 वर्ष में दुगनी हो जाती है। यानी कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज ऊर्जा की जो मांग है 10 है, वही 14 साल के बाद क्या हो जाती है, डबल हो जा रही है। यानी ऊर्जा की मांग है हर 14 साल के बाद, यानी वर्ष के बाद दुगनी हो जा रही है। इसे किसी देश के विकास के एक सूचक के रूप में लिया जा सकता है। कह रहे हैं कि अगर जिस देश में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही, इसका मतलब उस देश में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास का सूचक है। भारत विश्व की 16% जनसंख्या के साथ विश्व की कुल ऊर्जा उत्पादन के लगभग 3% का उपभोग करता। बोलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हेलो। हेलो। कट गया क्या? हेलो। यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस यस सर, हो रही है। अच्छा, अच्छा। इस सब्जेक्ट को पढ़ना है क्या? हेलो। हेलो।
बस 5 मिनट रुक जाइए, बता रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो, यस सर। अब बता रहे हैं, सुनिए। ये पेपर तो क्लियर हो गया ना? ये पेपर तो नहीं देना तुमको, ये जो मैंने खोल रखा है? हेलो, वैसे कुछ पूछना है क्या? हेलो, सर कौन सा है? एनवायरमेंटल स्टडीज ना? हाँ हाँ हाँ। ये तो मेरे मतलब न्यू कोर्स है ना, उसमें लिया है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी होगा जुलाई में इसका पेपर। अच्छा हाँ, तो अगले साल होगा ना? अब बोलिए सर मैं हम। अपने दोस्तों को ऐड करवा दूं? करवा दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक हेलो, है। आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है, बोलना मत आप सब लोग, ठीक है? देखिएगा, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ऊर्जा संसाधन, ठीक है? और ऊर्जा संसाधन में क्या क्या पढ़ना मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के रूप में ऊर्जा, यानी हम ऊर्जा को एक संसाधन के रूप में यानी रिसोर्स के रूप में हम उसको कैसे यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं। देखिएगा, ऊर्जा की मांग प्रतिवर्ष प्रति 14 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कह रहे हैं कि जो ऊर्जा है उसकी मांग ना हर 14 साल के बाद डबल हो जा रही है। जैसे मान लो इस साल 20 थी, 14 साल के बाद 40 हो गई, ये क्या हो जाती है? दुगनी हो जा रही है। इसे किसी देश के विकास के सूचक रूप में लिया जा सकता है। भैया कहने का मतलब है कि ऊर्जा जिस देश में ज्यादा यूज हो रही है, ऊर्जा की खपत ज्यादा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस देश में विकास हो रहा है या देश के विकास का सूचक है अगर हम ऊर्जा यानी एनर्जी को ज्यादा यूज करते हैं। भारत विश्व की 16% जनसंख्या के साथ विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का लगभग 3% का उपभोग करता है। देखो, भारत की जो जनसंख्या है 16% है, यानी पूरी दुनिया के अनुसार अगर देखेंगे 16% जनसंख्या के साथ है, यानी हमारा जो देश है पूरी दुनिया में भारत की जो जनसंख्या है अगर आप देखेंगे तो 16% है। और हम कुल ऊर्जा का उत्पादन के लगभग 3% उपभोग करते हैं, यानी भारत 3% यूज करता है। क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल में, क्योंकि एग्जाम होना है तो ये पॉइंट पता होने चाहिए इसमें जो है, ठीक है, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है? देखो, विश्व की 16% जनसंख्या के साथ भारत ऊर्जा उत्पादन के लगभग 3% का उपभोग करता है, जबकि इसकी तुलना में अमेरिका विश्व जनसंख्या का ओनली सिर्फ 6.2% है, यानी अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 6.25 है और वह ऊर्जा के उत्पादन क्या 30% उपभोग करता है। यानी कहने का भारत की जो पॉपुलेशन है 16% है
हम ऊर्जा सिर्फ 3% यूज कर पा रहे हैं, और अमेरिका की जो जनसंख्या है 6.2 यानी 6.2.5% है दुनिया के अकॉर्डिंग, और अमेरिका जो है ऊर्जा का 30% यूज कर रहा है। इसका मतलब भाई यहाँ हमने बोला ना देश के विकास का सूचक ऊर्जा, इसका मतलब अमेरिका ज्यादा विकास कर रहा है, यही बता रहा है कि अमेरिका ज्यादा यूज कर रहा है, हमारा देश सिर्फ 3% यूज करता है ऊर्जा, अमेरिका जैसे देश 30% यूज कर ले रहे हैं। ऊर्जा उपयोग में निरंतर वृद्धि के साथ भी भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग भी अब अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। अगर देखोगे ऊर्जा उपभोग में निरंतर वृद्धि के बाद क्या है, भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग भी यानी इंडिया में देखोगे तो हम जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, बाकी देशों की तुलना में काफी कम करते हैं। आज भी हमारी लगभग 80% जनसंख्या ईंधन की लकड़ी, गोबर, कृषि अपशिष्ट पर निर्भर करती है। यानी अभी भी हम लोग 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वह जनसंख्या ईंधन ईंधन की लकड़ी है, गोबर है। अब कृषि अपशिष्ट का मतलब होता नहीं, गोबर की खाद से जो उपले उपले बना लेते हैं, इनसे अपना काम कर रही है। हम जानते हैं कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। यानी ऊर्जा के जो गैर नवीकरणीय संसाधन है, ऐसी ऊर्जा जिसका हम यूज कर लें और दोबारा वो खत्म हो जाएगी, मिल नहीं सकती है। जैसे जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम, भाई कोयला पेट्रोल तो एक बार यूज हो जाएगा, ये गैर नवीकरणीय संसाधन, इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण वनों में तेजी से कम हो रहे हैं। आप सबको पता कि जैसे लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, इससे वन भी काफी कम हो रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि हमें ऊर्जा के वैकल्पिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के विषय में विचार करना चाहिए। यानी हमें ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत हैं, आप सबने देखा होगा ना कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियां कम हो गई, अब सीएनजी चल रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि एनर्जी का हम नवीकरणीय संसाधन को यूज करें। जो गैर नवीकरणीय संसाधन है जैसे पेट्रोलियम है और कोयला है, भाई इनका यूज कर लेंगे, दोबारा ये आएंगे नहीं, खत्म हो जाएगा। इसलिए हम वैकल्पिक संसाधनों के विषय में ज्यादा देख रहे हैं। हमें इनमें से कुछ ऊर्जा के स्रोतों, उनसे संबंधित पहलुओं पर विचार करना चाहिए। भारत में ऊर्जा की आवश्यकताएं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, देखिएगा, भारत में ऊर्जा की आवश्यकताएं ऊर्जा स्रोतों की दो श्रेणियों से पूरी की जाती हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। देखो, भारत में जो ऊर्जा की आवश्यकता है या जो आपूर्ति है, ठीक है, वह दो चीजों से क्या होती है, उसकी आपूर्ति हो रही है। ठीक है, इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसकी जो ऊर्जा की आपूर्ति है, ठीक है, वह दो चीजें से होती है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले देखिएगा ऊर्जा के दो स्रोत हैं। हेलो, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? हेलो हेलो, यस सर, दिख रहा है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। देखिएगा, देखो, ऊर्जा के दो स्रोत हैं, गैर पारंपरिक और पारंपरिक। देखिएगा, सिंपल सा बात है, एक मेरी बात सुनो। ऐसे संसाधन, पारंपरिक संसाधन कौन से हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक। पारंपरिक जैसे प्राकृतिक तेल ऊर्जा, गैस ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, जल विद्युत, हाइड्रो पावर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये पारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के। देखो, एग्जाम में पूछेगा पारंपरिक स्रोत कौन सा है, निम्न, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, कई बार ऐसे लिख देगा। कई बार लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में एग्जाम हो एमआर सीट पर, तो भाई गैर पारंपरिक ऊर्जा के कौन गैर पारंपरिक स्रोत देखेगा, जीव मात्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, सेल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सह उत्पादन ऊर्जा। तो ये गैर पारंपरिक हैं और ये पारंपरिक हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन और गैर पारंपरिक संसाधन, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा, गैर पारंपरिक स्रोत कौन हो, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में हम डीपली से पढ़ेंगे। ऊर्जा के विभिन्न गैर पारंपरिक स्रोत हैं जिनके विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, बायोमास, जीव मात्र ऊर्जा। देखिएगा, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कौन है, बायोमास, याद रखना, एक आता भी है बायोमास को लेकर के। ठीक है, ऊर्जा, देखिएगा, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो पादप संसाधनों, जंतुओं, अपशिष्टों तथा विभिन्न मानव
क्रियाकलापों के अपशिष्टों से व्युत्पन्न है। इसे इमारती लकड़ियों के सह उत्पादन, कृषि फसल, वनों से मिलने वाली अपरिष्कृत सामग्रियों, घरेलू अपशिष्ट, काठ से प्राप्त किया जाता है, जिसको हेलो बायोमास। हेलो, सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आ रही है? इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। अब आ रही है? हेलो हेलो, किसी को साफ नहीं आ रही क्या? अच्छा, आ रहा है। ठीक है, देखिएगा। तो बायोमास जो इसे इमारती लकड़ियों, सह उत्पादों, कृषि फसलों, वनों से मिलने वाले अपकृष्ट सामग्रियों, घरेलू अपशिष्टों, काठ से प्राप्त किया जाता है। बायोमास ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। क्या है? बायोमास ऊर्जा की एक प्रमुख स्रोत है और विश्व भर में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के बाद सबसे महत्वपूर्ण ईंधन है। क्या है? कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस के बाद सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? बायोमास। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीव मात्र भी ऊर्जा कहते हैं। बायोमास से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। यानी जो बायोमास होता है उससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, अगर बायोमास रहेगा तो इससे उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। क्योंकि इसमें उतनी ही मात्रा में कार्बन को वृद्धि के काल में अवशोषित कर लेता है। इसका ये लाभ है कि इसका उपयोग उन्हीं उपकरणों और बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिसमें जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। नहीं कह सकते हो कि जो बायोमास है इसको जला करके ऊर्जा संयंत्रों से बिजली भी बनाई जा रही है। भारत में बायोमास ईंधन उपयोग के लिए जाने वाले कुल संसाधनों का लगभग 1/3 भाग है। यानी भारत में बायोमास की अगर बात करोगे तो कुल ईंधन का लगभग कितना है? 1/3 है। 90% से अधिक ग्रामीण परिवारों में और लगभग 15% शहरी परिवारों में बायोमास ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, फसल अपशिष्ट, बुरादे आदि का उपयोग करते हैं। पारंपरिक चूल्हों में ऐसे ईंधनों के अपर्याप्त दहन से घरों के अंदर वायु प्रदूषण, इससे होने वाले स्वास्थ्य संकटों की गंभीर समस्या पैदा हो रही है। गाँव में होता नहीं, जो चूल्हे जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो इससे क्या होता है? जो भाई कई इस प्रकार की गंभीर संकट और बीमारी हो रही है ना, वही बात की जा रही है। ठीक है, यही नहीं, जलाने की लकड़ी के उपभोग के आधारणीय स्तर के कारण वनोरोपण, ठीक है, और मरुस्थलीकरण हो रहा है। यानी वन भी काटे जा रहे हैं, मरुस्थलीकरण भी हो रहा है, जो पर्यावरण को निम्नीकृत कर रहा है। नहीं कह सकते पर्यावरण खराब हो रहा। अतः एक संसाधन के रूप में बायोमास का उचित प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। यानी एक ऊर्जा के रूप में अगर आप देखेंगे तो बायोमास का जो प्रबंधन है वह बहुत क्या है? अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस संदर्भ में बायोमास के उपयोग द्वारा पर्याप्त और वहन करने योग्य स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों और सेवाओं के लिए तकनीक। देखो, इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो बायोमास के उपभोग द्वारा प्राप्त और वहन करने के लिए योग्य स्वच्छ ऊर्जा हो, प्रणाली हो, सेवाओं के लिए तकनीकी संसाधन, स्थानगत सेवाएं, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण योजनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस दिशा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय जो यहाँ पर बना है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कंजर्व एनर्जी सोर्स जो बना है, देखो MNEC द्वारा पहल की गई। देखो इसके द्वारा क्या की गई है कि जो बायोमास है उसका सही से यूज किया जा सके। जो मिनिस्ट्री मंत्रालय हमारा, यह अधिक ऊर्जा के निकर्षणों, जलाने की लकड़ियों, घरेलू उपभोग को कम करने, रोजगार सृजन और ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बायोमास के ईंधन को प्रभावी उपयोग के लिए देसी रूप में विकसित करने की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है। बायोमास गैसीफायर ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली एक अन्य प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक बायोमास गैसीफायर कष्टीय तथा दोनों प्रकार के ठोस बायोमास जैसे लकड़ी, कृषि कृषि उत्पाद अपशिष्ट आदि ताप रसायनों की गैसीकरण प्रक्रिया द्वारा गैस उत्पादन में परिवर्तित कर देता है। गैसीफायर ठोस ईंधन को अधिक सुविधाजनक तरीके से किए जा सकने वाले गैसीय रूप में। देखो ये देखो गैस कैसे निकल रही है ना, देखो ये लगा हुआ है और इससे गैस जिस प्रकार से क्या है, बायोमास गैसीफायर है। देखो ये फोटो बनी हुई इसकी। ठीक है, देखो बायोमास को
बिस्क्रिट्स ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली विभिन्न आकार के खंडों में संपीड़ित करके उसकी उपयोगिता और सुविधा को बढ़ाना अधिक व्यवहारिक रहता है। संपीड़ित रूप में बायोमास का उपयोग पारंपरिक चूल्हे, भट्ठियों तथा गैसीफायर कोयले में स्थान के प्रत्यक्ष रूप में ईंधन के रूप में, देखो बायोमास कह रहे हैं कि हम इसको एक ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, किसको, बायोमास को। ठीक है, अब हम बात करेंगे सौर ऊर्जा। ये तो बड़ी फेमस है सौर ऊर्जा, आप सबने इसके बारे में खूब सुना होगा। देखिएगा, सौर ऊर्जा सबसे आसानी से उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है। भाई सबसे आसानी से जो उपलब्ध ऊर्जा का स्रोत है क्या है, वह सौर ऊर्जा है। यह मुफ्त में मिलती है, फ्री में मिलती है सौर ऊर्जा, पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि यह किसी की संपत्ति नहीं है भैया। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वही सौर ऊर्जा है। ये भी प्रदूषणकारी नहीं होती, यानी इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। बायोमास भी नहीं है और सौर ऊर्जा भी नहीं, इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। आज हम जो ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त कर रहे हैं वह वास्तव में सौर ऊर्जा ही है, जो लाखों वर्षों पूर्व पादपों द्वारा बुध पारस्त्रित कर लिया गया। पादप अपना भोजन और वृद्धि के लिए प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आप सबको पता कि जो पौधे होते हैं सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या करते हैं, भाई खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और पौधे बढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश से। वही सौर ऊर्जा का प्रयोग मानव एक रूप में कर रहा। लाखों वर्ष पूर्व विशाल वन क्षेत्रों भूपटल के भीतर दबाए गए थे, और वह भी अत्यधिक दबाव के तापमान और तहत कोयले और तेल रूपांतरित हो गए। इसलिए कोयले और तेल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। किसको, देखो यानी धरती के नीचे जो चीजें दबी हैं, जैसे कोयला भैया धरती के नीचे दबा है, तेल भी धरती के नीचे से निकलता है, इसलिए इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जो सौर ऊर्जा है इससे कोई भी प्रदूषण और दूषण कुछ नहीं फैलता है, आसानी से मिलती है सौर ऊर्जा। देखिएगा, सौर जल तापन प्रणाली देखो यहाँ पर बनाई गई है ना। आगे देखिएगा, आजकल हमने विभिन्न कार्यों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना सीख लिया। हर काम के लिए सौर ऊर्जा खूब यूज हो रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग सर्दियों में गर्म पानी देने, फ्रिज चलाने आदि के प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे सौर ऊर्जा सूर्य बहुत जगह पर लगी, गांव में लग गई सौर ऊर्जा। तो इसका उपयोग ठंडे क्षेत्रों में कमरे के तापन के लिए किया जा सकता है। सौर कुकर का उपयोग करके अनेक घरों में खाना पकाया जा रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग करके सेल की सहायता से वाहनों को, यानी ट्रैक्टर वक्टर और कई सारे वाहन भी सौर ऊर्जा से चलाए जा रहे हैं। प्रकाश के लिए भी सौर ऊर्जा लाइट नहीं जलाते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है, यानी कभी खत्म न होने वाला स्रोत है। सौर ऊर्जा प्राप्ति के लिए, ठीक है, सस्ती और प्रभावी फोटो सेल या फोटो युक्तियों का विकसित करना काफी लाभकारी होगा। तो सौर ऊर्जा भी क्या है, ऊर्जा के एक संसाधन के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर। देखो या जैसे खाया सौर कुकर है, इसका लोग यूज कर रहे हैं। हेलो, कट गया क्या? हेलो, तुमने कट क्यों कर दिया? इधर से कैसे हो जाएगा भाई, मैंने भी नहीं किया। क्या करें हैं, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, और पारंपरिक गैर पारंपरिक बताना एक बार। हाँ। हम्म। हम्म। हम्म।
अच्छा अच्छा। एक बात बताना, सुनो सुनो सुनिए, भारत में कितना यूज करता है ऊर्जा? ना ना, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। हाँ। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी है? अच्छा, 16% पॉपुलेशन 30% यूज करती है। और नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय और एक मिनट रुकिएगा, क्या बताना मैं रुको बता रहा हूँ। हाँ, नहीं बता दो, पारंपरिक गैर पारंपरिक बता दो, यानी गैर पारंपरिक 5 बता दो, 3 ही बता दो। कोयला क्या है बता दो। कोयला पारंपरिक है। सौर ऊर्जा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। हेलो। अरे सर। आप सबकी आवाज, आप कहाँ तक सुना था? कट गया था क्या? अरे सर, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। अब आ रही है? अब तो आ रही है क्लियर, दिख भी रहा है। उस टाइम पे दिख तो रहा था पर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अब तो आवाज आ रही है ना? हाँ, एकदम परफेक्ट। देखिएगा, यहाँ पर सौर ऊर्जा को तो मैंने बता दिया। सौर ऊर्जा तो देखो, सौर ऊर्जा में मुझे लगता नहीं है ऐसा कोई मल्टीपल क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, इसमें कुछ मल्टीपल है ही नहीं सौर ऊर्जा में, ठीक है। देखिएगा, आगे देखिएगा, ये ध्यान से सुनना, बाद में मैं मल्टीपल वाला खोलूंगा, उसमें पूछूंगा भी, ठीक है। देखिएगा, सोलर फोटो वाइट एसपीवी पैनल में सौर विकिरणें सीधे बिजली में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो क्या करें हैं कि जो सौर विकिरणें होती हैं सौर ऊर्जा में, सीधे बिजली में बदल जाती है, यानी सूर्य का जो भैया रोशनी आ रहा है वह सीधे बिजली में बदल जा रहा है सौर ऊर्जा में, जिन्हें इमारतों इमारतों तथा खुले स्थानों पर लगाया जाता है। होता नहीं है, पैनल लगाते नहीं, सौर ऊर्जा बनी हुई है, पैनल लगा हुए, जिससे पैनल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो पैनल लगे हुए हैं। इस बिजली का उपयोग उसी रूप में बैटरी में भंडारित करके घरों में प्रकाश व्यवस्था की जाती है, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था हो रही भैया, ग्रामीण विद्युतीकरण हो रहा है, पानी के पंप चलाए जा रहे हैं, लवणीय जल में विलवणीकरण हो रहा है, यानी जो जिस पानी में एक प्रकार से कह सकते हैं नमक की मात्रा ज्यादा है, खारापन आ गया, उसको कम किया जा रहा है। सुदूर दूर संचार हो रहा है, स्टेशनों के लिए, रेलवे सिग्नलों के लिए विद्युत आपूर्ति किससे की जा रही है? सौर ऊर्जा से। तुम सबने देखा बहुत सारे सरकारी वरकारी दफ्तर वफ्तर हैं, उसके बाद उसके ऊपर भी सौर ऊर्जा लगी हुई है, ठीक है। सौर निकर्षण इमारतों और सौर ऊर्जा का उपयोग इमारतों की डिजाइन में किया जाता है, इससे तापन और शीतन के लिए उपयोग ऊर्जा उपभोग को कम किया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी शहरी वास्तुकला में तेजी से स्वीकार हो रही है, यानी शहर के लोग अगर कह सकते हो सौर ऊर्जा को तेजी से क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला है ईंधन सेल। क्या है? ईंधन सेल। देखिएगा, ईंधन सेल ऐसी विद्युत रासायनिक युक्ति है जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को बहुत प्रभावी रूप से बिजली ताप में परिवर्तित कर देती है। देखो कर, ईंधन सेल ऐसी एक रासायनिक विद्युत युक्ति है जो क्या करती है, ईंधन को रासायनिक ऊर्जा में बहुत तेजी से बदल देती है, बिजली और पानी तापन में परिवर्तित कर देती है। इससे ईंधन के दहन से बचाव हो जाता है। ईंधन सेल में दो, ठीक है, देखो ईंधन सेल की क्या करती है, बिजली और तापन में बदल रही है, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, विद्युत अपघटक होता है इसमें। देखो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो विद्युत अपघटक होता है, एक ऐसी सेल के लिए सबसे उपयोगी है ईंधन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का मिश्रण। इसमें देखो ईंधन सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का मिश्रण होता है, किसमें? ईंधन सेल में। एक इलेक्ट्रिक और से हाइड्रोजन और दूसरे से ऑक्सीजन प्रभावित की जाती है और ये विद्युत रासायनिक रूप में अभिक्रिया करके विद्युत जल और ताप का उत्पादन करती है। ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है, यानी जो अंतरिक्ष यान होते हैं, जो अंतरिक्ष में जो यान भेजे जा रहे हैं, ठीक है, उनमें यूज किया जाता है। इसका उपयोग शहरी वायु प्रदूषण को अत्यधिक कम करने के लिए किया जा रहा है। विद्युत चलित वाहनों में भी किया जाता है, विद्युत यानी बिजली से चलने वाले जो वाहन है उसमें भी ईंधन सेल का क्या किया जा रहा, यूज किया जा रहा है। ईंधन सेल चलित वाहनों में ऊर्जा रूपांतरण क्षमता बहुत अधिक होती है। वर्तमान में उपयोग की जाने वाले इंजनों से लगभग दुगनी ऊर्जा काफी कम होते हैं, सिर्फ CO2 और जल वाष्प में उत्सर्जन होता है। ईंधन सेल संचालित विद्युत वाहन
बैटरी चालित वाहनों से अधिक क्षमता वाले आसानी से त्वरित पुनर्ईंधन भरण के संदर्भ में बेहतर है। ईंधन सेल अगर आप देखेंगे प्रणाली लघु स्तर पर विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन का उत्कृष्ट है। तो ईंधन सेल को लेकर के अगर आप देखेंगे, अगर मैं पूरा ईंधन सेल की बात करूं तो इसमें कहीं भी पूरे देखोगे तो यहाँ से था ईंधन सेल शायद ना, ये रहा यहाँ से। ईंधन सेल में कोई मल्टीपल वैसे बनेगा नहीं, अगर आप देखेंगे कोई भी नहीं है इसमें। जैसे अगला है तरंग और ज्वारीय ऊर्जा। क्या है? तरंग और ज्वारीय ऊर्जा। देखिए तरंगों और ज्वार से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है भैया। जो तरंगे उठती हैं, जो ज्वार भाटा आ रहा है, इससे भी ऊर्जा ये तरंगे और ज्वार ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं जो सतत और जिनकी बिजली उत्पादन के लिए दोहन किया जा सकता है। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्र जहां सागर का जल सकरे पथों से गुजरता है, प्राकृतिक रूप से नदी सागर में मिलने के स्थान द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, अंदर आने वाले बाहर जाने वाले, क्या हुआ, कट गया था क्या? देखिएगा, अंदर आने वाले तथा बाहर जाने वाले ज्वार दोनों ही बांध द्वारा बंद रखा जाता है। जल स्तरों के अंदर दोनों दिशाओं में बिजली का उत्पादन करता है, क्योंकि जल उत्तम श्रेणीय टर्बाइनरेटरों से होकर के बहता है। जल द्वारा लाई हुई ऊर्जा का व्यापक रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। देखो जल जो होता है उसका क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में यूज करते हैं, जहां एक पैडल वाला चक्का तेजी से प्रवाह की धारा को रखे जाने पर घूमता है। इस सिद्धांत पर बनी छोटी साइज की आटा चक्की कश्मीर में लंबे समय तक प्रयोग में लाई जाती है। वास्तव में बड़े जल विद्युत बिजली घरों में इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जो बड़े विद्युत जो बिजली घर होते हैं ऐसे ही चलता है। ठीक है, आधुनिक प्रकार के पैडल पहिए को घुमाने के लिए जिस टरबाइन कहते हैं वो प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जल प्रपात का उपयोग करते हैं या घूमने पर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है भारत में 150 MW क्षमता की पहली तरंग ऊर्जा परियोजना त्रिवेंद्र के निकट, ठीक है, विंजिम में स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, क्या करें, भारत में, ठीक है, 150 MW की क्षमता की पहली तरंग ऊर्जा कहां पर, त्रिवेंद्रम के निकट विंजिम, ठीक है, बिल्जिम में यानी त्रिवेंद्रम में स्थापित की गई थी। ठीक है, कहां पर स्थापित, त्रिवेंद्रम में। 5,000 करोड़ रुपए की लागत की एक बड़ी ज्वार तरंगीय बिजली परियोजना गुजरात के कच्छ घाटी में हनथल घाटी खाड़ी में प्रस्तावित है। तो ये पता होना चाहिए कहां पर त्रिवेंद्रम में लगाई गई है पहली तरंग ऊर्जा परियोजना। पहली तरंग ऊर्जा परियोजना त्रिवेंद्रम में लगाई गई है, पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो मल्टीपल में बनता है। ठीक है, अगला देखिएगा भूतापीय ऊर्जा की हम लोग बात करेंगे। ज्वालामुखी सप्त स्रोतों तथा गर्म पानी के स्रोत यानी गीजर और सागरों तथा महासागरों में जल के अंदर पाई जाने वाली मीथेन भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। भूतापीय का अर्थ है पृथ्वी से प्राप्त ताप, यानी धरती के अंदर से जो ताप होता है उस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। कुछ देशों में जैसे अमेरिका में जल को भूमिगत प्राप्त जल भंडार से पंप किया जाता है, यानी उससे निकाला जाता है, और घरों में घरों को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है। ताप्त स्रोतों को गर्म जल और अतिताप्त वाष्प का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अपने देश में देखिए, यहाँ से देखिएगा, अपने देश में 46 जल तापीय क्षेत्र हैं। इंडिया में कितने जल तापीय क्षेत्र हैं? 46 हैं, 46, जहाँ के जल का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कितना होता है? 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ताप्त स्रोतों में ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन, इमारतों और घरों के तापन और ठंडे क्षेत्रों में सब्जियों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस के तापन के लिए किया जाता है। तो देश में कितने तापीय क्षेत्र हैं? 46 हैं, इस बात को याद रखना। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो मल्टीपल में बन सकता है, वन लाइनर होते हैं, उस टाइप से बनते हैं। ठीक है, भारत में पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिमी तट को भूतापीय क्षेत्र माना जाता है। इस टाइप से जैसे ये लाइन बोला ना, उत्तर पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी तट को भूतापीय क्षेत्र माना जाता है। उपग्रहों जैसे IRS-1 में भूतापीय क्षेत्र का पता लगने में भूमि के
इंडोस्फेयर फोटोग्राफ अवरक्त चित्र लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पहले ही 350 से अधिक ऐसे ताप स्रोत यानी स्थानों की पहचान कर चुका है जिनका भूतापीय ऊर्जा के दोहन के क्षेत्र के रूप में पता लगाया जा सकता है। लद्दाख के क्षेत्र में पंगू घाटी में एक परीक्षणात्मक 1 केवीएम यानी उत्पादन क्षमता की परियोजना का उपयोग कुक्कुट पालन, मशरूम की खेती और पश्मीना ऊन के लिए किया जा रहा है। इसके लिए उच्चतर तापमानों की आवश्यकता होती है। हेलो, किसका माइक खुला है बंद कर लीजिए। मेरे को मैं कर देता हूँ। हाँ से होगा। ठीक है, अब देखिएगा देखिएगा सह उत्पादन क्या है। ईंधन के 2 प्रकारों से ऊर्जा उत्पादित करने की संकल्पना है, एक ताप से, दूसरी विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा से। एक पारंपरिक ताप बिजली संयंत्र में ईंधन को जलाने तथा उच्च दाब वाष्प लिखना था, ये देखो कट है, देखो का उत्पादन होता है। इसका उपयोग टरबाइन को चलाने के लिए किया जाता है जो कि एक अल्टरनेट को चलाकर बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, सामान्यतः जल में संघनित होकर के कर लिया जाता है जो बायोसेलर का वापस चला जाता है। इसमें तो कोई मल्टीपल है नहीं। दिखेगा पारंपरिक बिजली संयंत्रों की क्षमता लगभग 35% होती है क्योंकि बड़ी मात्रा में ताप संघनन की प्रक्रिया में लुप्त हो जाते हैं। यह एक सह उत्पादन संयंत्र में कम दाब की स्टोक वाष्प जो टरबाइन से बाहर निकलती है वह संघनित नहीं होती है बल्कि इसका उपयोग कारखानों घरों के तापन के लिए किया जाता है। अतः 75 से 90% तक के बहु उच्च क्षमता के स्तर पर प्राप्त किए जाते हैं। भारत में सह उत्पादन द्वारा बिजली उत्पादन क्षमता आकलन के अनुसार लगभग 2000 केवीएम से अधिक है। ठीक है, जैसे अगला हमारा क्या है, पवन ऊर्जा। अगला क्या है, पवन ऊर्जा। ठीक, देखिएगा पवन ऊर्जा का उपयोग सैकड़ों वर्षों से नौकायन, अनाजों की पिसाई, सिंचाई के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा वायु तंत्र वायु की गति से संबंधित गतिक ऊर्जा है के उपयोग बिजली में परिवर्तित कर देता है। वायु टरबाइन पवन ऊर्जा को अत्यधिक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। इससे फिर सीधे पिसाई आदि के लिए बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। पवन चक्कियां एकल रूप से अथवा समूहों में प्रयोग की जाती हैं जिन्हें पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। पवन चक्कियां अनेक देशों में लंबे समय से प्रयोग में लाई जाती हैं लेकिन भारत में हाल में ही चलन में आई है। पहले देशों में बहुत हुई, भारत में ये देखो ये है पवन ऊर्जा, ये लगी हुई है ना, बड़े बड़े जो लगी नहीं है, देखो ये देख रहे हो, ये पवन ऊर्जा है। ठीक है, हवा से चलती है। बायोगैस देखिएगा अगला हमारा क्या, बायोगैस। आपने बायोगैस के उत्पादन के लिए गोबर का उपयोग के विषय में संभवतः सुना होता नहीं, जो गोबर गैस उसको जो खाना पकाने के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। एक सरल प्रक्रिया द्वारा गोबर का उपयोग करके उत्पादन के लिए किया जाता है जिसमें 55 से लेकर के 70% ज्वलनशील मीथेन गैस होती है। अरे गोबर गैस वही, उसमें मीथेन गैस लगभग 55 से 70% होती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए स्वच्छ और प्रभावी ईंधन है। तो ये गाँव में गोबर है तो गोबर गैस खूब चलती है। जलीय खरपतवार जैसे जलकुंभी, सिल्वाइन, हाइड्रिला, कसपत और शैवाल गोबर के पूरक के रूप में उपयोगी पाए जाते हैं। बायोगैस का उपयोग वाष्पन उत्पादन के लिए भी किया जाता है तथा इसका उपयोग फिर ईंधनों या कारखानों में मशीनों के चलाने तथा बिजली उत्पादन के लिए टरबाइनों को चलाने के लिए किया जाता है। ये पाया जाता है कि बड़े बायोगैस संयंत्र उनके परिवारों तथा एक छोटे गांव में ऊर्जा की मांग को पूरा करते हैं। गांव में देखा होगा ना, वहां पर गोबर गैस लगी हुई है जिसको बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, जो गोबर बायोगैस उत्पादन के बाद बचा हुआ गोबर अथवा स्लेरी का उपयोग खेतों में खाद के लिए, देखो कह रहे हैं कि जो गोबर है तो पहले तो उसको हम गैस के रूप में हमने यूज कर लिया,
फिर जो गोबर अगर भी बच जाता है तो उसका खाद के रूप में यूज हो जाता है। बायोगैस का, ठीक है, यह कार्बनिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने का एक सस्ता तरीका है, यानी बहुत ईजी है। चीन और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए। भारत और चीन में देखोगे, देखो ये बायोगैस है, ठीक है, ये बनी हुई है, ये है, इसे में डाली जाती है, इसमें गाँव में बहुत लगती है, ठीक है। अगले दिन, भारत में अत्यधिक अत्यधिक क्षमता की ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक गैर पारंपरिक स्रोत है। हमारे विविध भौगोलिक स्थितियों में ऊर्जा के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में जैसे सौर ऊर्जा, सौर, वायु और ज्वारीय ऊर्जा आगे को बढ़ाने का सहायता करता है। सौर ऊर्जा को भविष्य क्षमता के रूप में दे, सौर ऊर्जा बहुत भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना 2015 में, देखिए क्या कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि की स्थापना कब हुई, 2015 में, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इस संधि की स्थापना के बाद भारत सरकार द्वारा पहल की गई यह विकासशील स्वच्छ हरित ऊर्जा में सहयोग करेगा और पारंपरिक ऊर्जा जैसे कोयला, पारंपरिक ऊर्जा ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, रेडियो सक्रियता खनिज से समस्याएं उभर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऊपर बताए गए गैर पारंपरिक स्रोत अग्रिम वर्षों के लिए ऊर्जा के स्रोत हैं, परंतु आज के समय में प्रमुख ऊर्जा स्रोतों में कोयला, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत शक्ति और पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों को पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अब पारंपरिक स्रोत देखेंगे, वो तो गैर पारंपरिक, पारंपरिक स्रोत देखिएगा। सबसे पहले क्या है, 7.2 पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जैसे तेल, गैस, कोयला, हाइडल के द्वारा ऊर्जा उत्पादन, कृषि, उद्योग और जनसंख्या में वृद्धि के कारण होने वाली वर्तमान मांग कहीं कम है। भारत का विद्युत क्षेत्र वर्तमान में उत्पादन क्षमता, वितरण हानियां या कम विश्वसनीयता और अक्सर बिजली गुल हो जाने की समस्या से झेल रहा है। भारतीय उद्योगों का कहना है कि विद्युत आपूर्ति की प्रगति की सबसे बड़ी बाधा से एक है। एक सरकारी आकलन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था को अनुमानित 7 से 8 परसेंट प्रतिवर्ष की दर से बढ़ना है, तो हमारी ऊर्जा की मांग अगले 15 वर्षों में 8 से 10% अधिक वार्षिक वृद्धि होनी चाहिए। कमी का निहितार्थ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का अधिक निर्भर होना। अब पारंपरिक स्रोतों को हम देखेंगे, सबसे पहले तेल यानी जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे। देखिएगा, तेल भारत की ऊर्जा का लगभग 30% भाग है। क्या है, तेल भारत की ऊर्जा का लगभग 30% भाग है। देश में 1999 में प्रतिदिन औसतन 19.3 लाख बैरल तेल का उपयोग किया जाता था। अब आने वाले वर्षों में 30.1 लाख बैरल प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद की जाती है। भारत अपना अधिकांश तेल कहां से, बॉम्बे हाई फील्ड, ऊपरी असम, कैम्बो, कृष्णा गोदावरी बेसिन और गोदावरी बेसिन से प्राप्त करता। भारत अपना तेल कहां से प्राप्त करता है, बॉम्बे हाई फील्ड, ऊपरी असम, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन और गोदावरी बेसिन से प्राप्त करता है। आकलन के अनुसार हमारे तेल भंडार 4.7 अरब बैरल हैं। कितने हैं गैस भंडार, 4.7 अरब बैरल हैं। बॉम्बे हाई फील्ड जो कि भारत का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, क्या है, बॉम्बे हाई फील्ड जो है यह सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जो 1998 में लगभग 2,50,000 बैरल प्रतिदिन और 1999 में 2 लाख से ज़्यादा बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करा। नहीं उत्पादन, ये खास तौर से याद रखना, बॉम्बे हाई फील्ड, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग देखो, पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग 91 में और 92 में 5.7 करोड़ टन से बढ़कर के सन 2000 में 10.7 करोड़ टन हो गया। इंडियन हाइड्रोकार्बन विजन 2025 की रिपोर्ट का आकलन है कि 2025 तक भावी रिफाइनरी की मांग 36.8 करोड़ टन हो जाएगी। अतः भारत
पेट्रोलियम उत्पादन का एक प्रमुख वैश्विक बाजार बन रहा है। यानी भारत कह सकते हैं भैया पेट्रोलियम उत्पादन, तेल का खूब यूज कर रहा है भारत। देखते नहीं कि तेल के सबसे ज्यादा यूज होता है। अगला देखिएगा प्राकृतिक गैस। भारत की ऊर्जा मांग का लगभग 7%, विशेष रूप से बिजली उत्पादन, उर्वरक, पेट्रो रसायन उत्पादन में प्राकृतिक गैस से पूरा होता है। प्राकृतिक गैस से विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो रही है। प्राकृतिक गैस के उपयोग प्रमुख पर्यावरणीय लाभ सल्फर डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के स्तरों में कमी है। वर्तमान में भारत का प्राकृतिक गैस उपयोग पूरी तरह से घरेलू उत्पादन से पूरा हो रहा है। तो कर रहे हैं भारत में प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू से हम पूरा कर रहे हैं। अगला हमारा कोयला यानी जीवाश्म ईंधन की बात नहीं, कोयला। भारत की कुल ऊर्जा की मांग आधे से अधिक कोयले से। देखते नहीं हमारे कोयला बहुत इंपॉर्टेंट, बिजली सब उसी से बना रहे हैं, कोयले से। ठीक है, सुनते हो गए थे ना कोयले की कई बार कमी हो जाती है बिजली नहीं। देश की लगभग 3/4 बिजली तथा 63% से अधिक व्यावसायिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। भारत में विशाल कोयला भंडार है जो कि विश्व की कुल भंडार का लगभग 8% है। कितना है? दुनिया का 8% है। यह चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा कोयला उत्पादक है। इसकी अधिकांश कोयले की मांग घरेलू उत्पादन से पूरा होती है। एकमात्र अपवाद खाना पकाने में उपयोग किया जाने वाला कोयला जिसकी आपूर्ति कम है। भारत में विशाल कोयला भंडार मौजूद है, सिर्फ 3% कुकिंग कोयला। अतः भारत में स्टील के उद्योग में वार्षिक मांग का लगभग 25% भाग पूरा करने के लिए कुकिंग कोयला का आयात करना पड़ता है। अगला है हाइड्रो पावर यानी पन बिजली। हाइड्रो पावर यानी पन बिजली सबसे सस्ती और स्वच्छ होती है। पानी से जो बिजली बन रही है ना उसको बोलते हैं पन बिजली, हाइड्रो पावर या पन बिजली। अतः यह ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है भैया। यद्यपि विशाल बांधों से बिजली उत्पादन से हाल के वर्षों में काफी विवाद हुए हैं, छोटे पन बिजली संयंत्र जिसके उपयोग विकल्पों के रूप में प्रचलित हैं। ये संयंत्र सुदूर ग्रामीण इलाकों में बिजली की आवश्यकता को पूरा करते हैं जहां ग्रिड आपूर्ति उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगला है हमारी परमाणु ऊर्जा। देखिएगा, इस कार्य के लिए उपयोग की गई युक्ति को परमाणु रिएक्टर कहते हैं। परमाणु रिएक्टर ताप उत्पन्न करते हैं जिसका उपयोग वाष्पन के उत्पादन के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान रखना, इससे बिजली उत्पादन के लिए टरबाइन को घुमाया जाता है। यह आकलन किया गया है कि 1 kg प्राकृतिक यूरेनियम कितना 1 किलोग्राम देखो यूरेनियम से परमाणु बनता है, याद रखना। और यूरेनियम सबसे महंगी धातु है, पूरी दुनिया में सबसे महंगा चीज यूरेनियम बिकता है। ठीक है, 1 kg प्राकृतिक यूरेनियम से, जिसे 235 यू में लिखते हैं, और 35,000 kg कोयला द्वारा उत्पादित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखो कह रहे हैं कि 1 किलो जो यूरेनियम होता है ना वह 35,000 किलो कोयले के बराबर है। इतनी ऊर्जा देता है एक, सिर्फ 1 kg 1 किलो में। परमाणु ऊर्जा ईंधन जैसे यूरेनियम से ऊर्जा उत्पादन अपेक्षाकृत स्वच्छ और प्रभावी तथा कोयले और पेट्रोलियम का विकल्प बन सकता है। कह रहे हैं कि यानी हम अगर लोग यूरेनियम का ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, कोयले का जो दबाव बढ़ रहा है, कोयला जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उसका यूज करना कम हो जाएगा। ठीक है, विकल्प हो सकता है कोयले का। कौन हो सकता है? परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम। यद्यपि परमाणु रिएक्टर को मानव आबादी से दूर स्थित स्थानों पर स्थापित, जो परमाणु रिएक्टर है ना, जो जहां पर परमाणु बम बनता है उसकी बात कर रहे हैं, इसको जहां पर लोग रहते हैं वहां से दूर लगाया जाता है। इन्हें कड़े सुरक्षा नियंत्रण में संचालित करना चाहिए। परमाणु जहां बनता भैया कड़े, नहीं तो कोई लूट उट ले जाएगा, परमाणु की फेंक देगा। इससे रेडियोधर्मी पदार्थ दुर्घटना वाष्प रिसाव को रोक सके। रेडियोधर्मी अपशिष्टों का निस्तारण सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिएगा जो हमारा रहेगा नेक्स्ट हमारा है ये रहा। ठीक है, ऊर्जा, पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता क्या है? पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता। पृथ्वी पर मानव स्पीशीज के लिए सतत धारण क्षमता संसाधन उपलब्धता के साथ साथ सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के स्तर पर अनुसार भी परिवर्तित होती है। अतः मानव धारण क्षमता के 2 मापन हैं। ठीक है, पृथ्वी की ऊर्जा की धारण क्षमता की यानी पृथ्वी कितना ऊर्जा धारण कर, जैसे जैव भौतिक धारण क्षमता है, दूसरा है
सामाजिक धारण क्षमता, इन दोनों को देखिएगा। जैव भौतिक धारण क्षमता क्या है? वह अधिकतम जनसंख्या जिससे प्रौद्योगिकी में दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जाता है। दूसरा, सामाजिक धारण क्षमता क्या होती है? किसी दी गई सामाजिक रचना में दीर्घकालिक भौतिक धारण क्षमता, इससे उपयोग और व्यापार का पैटर्न सम्मिलित है। अतः सामाजिक धारण क्षमता जैव भौतिक धारण क्षमता से कम होनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है। इसके साथ ही यह हमें सतत तरीके से वर्तमान जीवन स्तर का समर्थन किए जा सकने वाले मनुष्यों की संख्या का आंकड़ा भी देती है। पृथ्वी द्वारा दीर्घकालिक तक वहन की जा सकने वाली जनसंख्या का आकलन करने के लिए जीवन शैली का उपभोग स्तर चयन पूर्वानुमान अवश्य किया जाना चाहिए। ऐसे में सामाजिक मुद्दों की जानकारी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बहुत अधिक विश्व जनसंख्या होने पर भोजन उपभोग का स्तर कम हो सकता है, अतः भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं। इसका परिणाम सामाजिक रूप से अस्थिर समाज होगा। सामाजिक रूप से दीर्घकालिक धारण क्षमता उपभोग ऐसे स्तरों पर आधारित होनी चाहिए जो मनुष्य के भोजन, जल, स्थान, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ सामाजिक राजनीतिक अधिकारों, स्वच्छ शिक्षा और कल्याण के अवसर भी प्रदान करती हो। सामाजिक संपोषणीयता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संसाधनों का समान वितरण है। संपदा का असमान वितरण सामाजिक अस्थिरता और विघटन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मल्टीपल बनते हैं उन्हीं को आपको ज्यादातर देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा अगला है जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग। देखो कह रहे हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। देखो विकासशील देशों की मानव जनसंख्या उनके वर्तमान 4 अरब आंकड़े से 2050 तक 8 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है। उस समय वह विश्व जनसंख्या का लगभग 90% भाग होगी। जनसंख्या वृद्धि एक कारक है जो कि विश्वव्यापी रूप से ऊर्जा को, विशेष रूप में बिजली की मांग को प्रेरित करती है। ठीक है, ऊर्जा मांग की तुलना में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जैसे 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 पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे ऊर्जा की मांग भी तो बढ़ेगी ना। दो प्रमुख कारक जो आगामी अर्ध शताब्दी के काल में विश्व भर में ऊर्जा, विशेष रूप से बिजली की मांग को अत्यधिक बढ़ा देंगे, निम्न है। जनसंख्या वृद्धि, कम विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि। दो कारणों से कह सकती है कि इसकी मांग बढ़ सकती है। आइए हम इसे स्पष्ट तौर पर समझें। वर्तमान में कम विकसित देशों में एक औसत व्यक्ति, पश्चिमी यूरोप और जापान में एक औसत व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का 1/6वां भाग है का ही उपभोग करता है। देखिएगा चयनित एशियाई देशों में देखो खपत कितनी है। 1980 से 2001 में देखो बढ़ रही है, कहीं कहीं पर बढ़ी, कहीं कहीं पर घट रही है। अगले 50 वर्षों में से कम विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उपभोग का दुगना हो जाना बहुत ही औसत स्तर पर विकास, आर्थिक विकास को संगत लेकिन पूर्वानुमान जनसंख्या की विकास में मिलाकर इसे ऊर्जा उपभोग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। मांग में वास्तविक वृद्धि इससे अधिक हो जाने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए विकसित और विकासशील देश दोनों ही आर्थिक वृद्धि होने से मांग बढ़ जाएगी। ऊर्जा उपयोग की क्षमता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए इसका उपयोग कम करना होगा। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है औद्योगिकरण में ऊर्जा की मांग। बोलिए, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हेलो,
हेलो हेलो, हेलो सर। बार बार कट क्यों हो जा रहा है? हेलो, सर पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी वॉइस भी नहीं आ रही थी अभी। भाई तुमको सुनाई दे रहा है? सर आपकी वॉइस तो आ रही है, अब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, पर इससे पहले क्या कहते हैं नहीं आ रही थी वॉइस। अब क्या आ रहा बताइए? अभी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपकी वॉइस भी आ रही है। आ रही है? हाँ 7.4.2। हाँ हाँ, देखिएगा जहाँ तक था उतना रिकॉर्ड। आप सुनिए, आवाज आ रही है क्लियर? हेलो हेलो, सर अभी नहीं आ रही है आपकी वॉइस। अब तो आ रही होगी। हेलो, कट रही है सर। कट रही है? हेलो। बोलिए बोलिए। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, ठीक है भाई, समझ गया समझ गया, तो आप बता रहे हैं। आवाज आ रही है? हेलो, बोलिए बोलिए। ठीक है, देखिएगा बताते हैं भाई, इनका कोई कनेक्शन की दिक्कत आ रही। देखिए, अगला है हमारा औद्योगिकरण में ऊर्जा की मांग। देखिएगा, आर्थिक वृद्धि के आरंभिक चरणों में कुल उत्पादन में कृषि भाग का कम और उद्योग का बढ़ जाना, यह विकास की औद्योगिकरण प्रस्ताव है। विकास के अगले चरण में सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ने लगी। इससे उसका जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का भाग बढ़ गया। इससे इसके बाद वाले चरण में अक्सर औद्योगिकरण के पश्चात समाज कहा जाता है। भारी उद्योगों की वृद्धि, ठीक है, के काल में ऊर्जा उपभोग में अत्यधिक वृद्धि हुई। उसी के अनुसार जीडीपी की, बोलिए। हेलो, ठीक है, उसी के अनुसार जीडीपी की ऊर्जा प्रबलता, जिससे प्रति डॉलर जीडीपी के लिए ऊर्जा निवेश के रूप में परिभाषित की जाती है, बढ़ गई। विकास के लिए जारी रहने के साथ ही वित्तीय सेवाओं, संचार, परिवहन और उपभोग वस्तुएं, हल्के निर्माण कार्य की मांग तेजी से वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं और उपभोग जैसी वस्तुओं का भाग बढ़ गया, जो अंततः कुल उत्पादन के आधे से भी अधिक हो गया। हल्के उद्योग, जो उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में सम्मिलित और सेवाओं के प्रति इकाई उत्पादन में भारी उद्योगों की तुलना में कम ऊर्जा निवेश की आवश्यकता होती है। इससे समग्र ऊर्जा प्रबलता अर्थात इकाई उत्पादन की ऊर्जा निवेश में कमी आती है। ठीक है, देखिएगा, यद्यपि आर्थिक विकास से औद्योगिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की मांग की वृद्धि की दरें कम हुई हैं, लेकिन परिवहन हो, आवास हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो में ऊर्जा की मांग में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, अंतिम उपयोग ऊर्जा की मांग पर आर्थिक विकास के प्रभाव के नवीनतम अध्ययन में पाया गया है। व्यापक रूप से परिभाषित विभिन्न अंत उप, उप, उपयोग क्षेत्रों में औद्योगिक, परिवहन, आवासीय, व्यावसायिक ऊर्जा की मांग विभिन्न दरों से बढ़ती है। विशेष रूप से ये पाया गया है कि प्रति व्यक्ति औद्योगिक ऊर्जा की मांग विकास के आरंभ के बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। इससे अधिकतम ऊर्जा का उपयोग होता है, और यद्यपि उसका उपयोग भी ऊर्जा मांग की वृद्धि जल्द ही कम हो जाएगी और अन्य क्षेत्रों में ऊर्जा का उपयोग ने अंततः उपयोग ऊर्जा उपभोग का अधिकांश भाग ले लेगी। वास्तव में परिवहन के क्षेत्र में ऊर्जा की मांग विकास की औद्योगिक पश्चात यानी व्यवस्था प्रस्ताव में काफी बढ़ती है, जो कुल ऊर्जा उपयोग से आधे से अधिक थी। एक औसत देश के लिए इन परिणामों के आधार पर क्षेत्रों के अनुसार ऊर्जा मांग की नकल को चित्र में दर्शाया गया। जैसे ऊर्जा की मांग जो है यह कितनी, यानी औद्योगिकरण से कह सकते हैं कि ऊर्जा की मांग जो है वह लगातार बढ़ती चली जा रही है पूरी दुनिया के लिए। अगर आप देखें, बोलिए, आवाज नहीं आ रही है? हेलो,
आ नहीं रही आवाज क्या? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा, एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्था में ऊर्जा मांग। जो एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें ऊर्जा की मांग कैसी है, कितनी है, देखिएगा। विकासशील देशों में विश्व ऊर्जा बाजारों में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनका व्यवसायिक ऊर्जा बोलिए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही आवाज? देखिएगा, एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्था में ऊर्जा की मांग। देखिएगा, विकासशील देशों में ऊर्जा विकासशील देशों में ऊर्जा बाजारों में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, और उनका व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग पिछले 2 दशकों में काफी बढ़ा है। ये वृद्धि विशेष रूप से पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया के विकासशील देशों में अधिक है और इसके अगली शताब्दी में जारी रहने की उम्मीद है। यद्यपि इन निम्न मध्य आय वाले देशों में भावी ऊर्जा की मांग की मात्रा अनेक कारकों पर निर्भर करेगी, जैसा कि अनुमानित आय के स्तर पर, वास्तविक ऊर्जा के मूल्य, पारंपरिक जैसे व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत से हटकर व्यावसायिक ईंधन की ओर अभिमुख होने की मांग प्रकृति, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा व्यय वाले कार्यकलाप की ओर स्थानांतरित गति, अधिक वाहन का उपयोग, घरेलू ऊर्जा उपयोग का उपयोग, पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं की वैश्विक प्रकृति के विषय में बढ़ते सरोकारों ने विकासशील अर्थव्यवस्था में बढ़ती ऊर्जा की मांग के पैटर्न और प्रवृत्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का आधे से अधिक ऊर्जा क्षेत्रों से उत्पादन होता है और भविष्य में उत्सर्जन के प्रवाह का बड़ा और बढ़ता भाग निम्न मध्य आय वाले देशों में होगा, ठीक है। प्रमुख कोयला उत्पादक देशों में जैसे चीन है, भारत है, में ऊर्जा की मांग और अंतर ईंधन की विकल्पों की संभावना को विस्तृत विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। यह वैश्विक पर्यावरणीय समस्या इन दो देशों की ऊर्जा की मांगों की बेहतर समझ के लिए आवश्यक है। अगला जो हमारा रहेगा 7.5, भावी ऊर्जा आवश्यकताएं और संरक्षण, यानी ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसका संरक्षण हम कैसे करें, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। बोलिए बोलिए, बता रहे हैं। देखिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है, देखिएगा 7.5, भावी ऊर्जा आवश्यकताएं और संरक्षण। ऊर्जा औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य निवेश है। क्या है? जो ऊर्जा है औद्योगिक विकास के लिए बहुत अनिवार्य है। ऊर्जा का उत्पादन व्यावसायिक स्रोतों जैसे कोयला,
पेट्रोलियम, जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के साथ साथ गैर व्यावसायिक स्रोतों जैसे गोबर, जलाने की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट से भी होता है। व्यावसायिक ऊर्जा के प्रति व्यक्ति उपभोग का उपयोग कभी कभी किसी देश के लिए अर्जित आर्थिक विकास के सूचक के रूप में भी किया जा सकता है। भारत में प्रति व्यक्ति व्यावसायिक ऊर्जा का उपभोग यद्यपि बहुत कम है, व्यावसायिक ऊर्जा बहुत कम यूज होती है भारत में। यह विश्व का औसत का लगभग 1/8वां भाग है। व्यावसायिक ऊर्जा देश में उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा से आधे से अधिक थोड़ा है, शेष गैर व्यावसायिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, देखिएगा 1985 से 86 में देश में उद्योगों ने विद्युत ऊर्जा के 62% तथा कोयले के 78% भाग का उपभोग किया। परिवहन क्षेत्रों ने वर्ष 1989 के काल में कुछ तेले के उपयोग में 56% का उपयोग किया। इन क्षेत्रों के साथ ही घरेलू क्षेत्रों में भी ऊर्जा उपभोग तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए ऊर्जा कार्य नीति को न सिर्फ किसी देशी उपलब्धता में वृद्धि की योजना बनानी है, बल्कि इसका उद्देश्य उसके प्रभावी उपयोग से भी है। अगला है ऊर्जा का संरक्षण और ऊर्जा क्या है, देखिएगा 7.5 देखिएगा। ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण क्षरण दो ऐसे मुद्दे हैं जो मनुष्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने की पारस्परिक क्रिया से उठते हैं। बिजली उत्पादन के लिए कोयला और तेल के अत्यधिक उपयोग ने अम्ल वर्षा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। विशाल बांध जैसी बिजली की कमी वाले विकासशील देशों में आर्थिक विकास में काफी योगदान दे सकते हैं, लेकिन किसी बड़े क्षेत्र में विद्युत उत्पादन विकल्प की भांति ही कुछ विवाद हैं। जलाशय जैसे वन, खेत, वन्य जीव आवास को जलमग्न कर देते हैं और स्थानीय जन समूहों समूचे समुदाय को विस्थापित कर देते हैं। देश में ऊर्जा की आवश्यकता का उत्तर सिर्फ गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को अपनाने में ही निहित है। भारत को गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत अपनाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा एक शुरुआत की गई एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को विकसित करने के लिए उसी प्रकार की सहायता और संसाधन प्रदान किए जाएं जैसा कि अभी तक पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए किए जाते हैं। आगामी अनुभाग में हम पारंपरिक ग्रामीण क्षेत्र कृषि औद्योगिक के दायरे में नवाचारी और कल्पनाशील विकल्पों द्वारा ऊर्जा के संरक्षण के महत्वपूर्ण संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है 7.5.3 रहेगा, अप्रदूषणकारी ऊर्जा तंत्र का विकास। क्या है? अप्रदूषणकारी ऊर्जा तंत्र का विकास। जैसे चूल्हे में सुधार करो भाई। विकासशील देशों में जैसे भारत में ग्रामीण गरीब जन को ऊर्जा की आवश्यकता अधिकतर ईंधन की लकड़ी जलाकर पूरी होती है। खाना पकाने के लिए पारंपरिक तरीके पकाने वाले अत्यधिक अस्वास्थ्यकर हैं। वे चूल्हे पर जो खाना बनाते बिल्कुल सही नहीं है, लकड़ी जलाकर जो खाना बना रहे बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारा धुआं निकलता है। साथ ही जलाने पर निकलने वाला ताप भी गर्मी भी बहुत होता है। भारतीय ऊर्जा विज्ञानियों ने धुआं रहित चूल्हे बनाए हैं। होता नहीं जो बिना धुआं बिजली से जो चलता है चूल्हा, उसकी बात कर रहे हैं, जो विशेष रूप से भारतीय स्थितियों के अनुकूल है। ये चूल्हा धुआं रहित होते हैं जिसमें पकाने में कम समय लगता है, ईंधन भी बचता है। इस प्रकार के चूल्हा का यूज करें, धुआं रहित चूल्हा। इन बेहतर चूल्हों को सभी संबंधित जनों को अत्यधिक अच्छी और सकारात्मक प्रक्रिया मिली है। लगभग 3000 गांव इस अर्थ में धुआं रहित हो गए हैं और इन घरों में प्रत्येक घरों में तो बेहतर चूल्हा और बायोगैस संयंत्र का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। लगभग 50,000 व्यक्तियों से अधिक प्रशिक्षित कार्यबल जिसमें विशेष रूप से महिलाएं हैं को बेहतर चूल्हे बनाने के लिए मुख्य शिल्पकारों का रूप में नियुक्त किया गया है। शहरी वाहित मल यानी सीवेज में ऊर्जा क्या है? जो सीवेज होता है ना, सीवरेज, ठीक है, देखिएगा शहरी वाहित मल यानी शहर का जो मल मूत्र होता है, लैट्रिन बाथरूम का जो पानी है
उपचार संयंत्र मानव मल और मूत्र से मीथेन गैस निकर्षण के लिए एक अपंजक के रूप में होता है। वायु जीवी पाचन इकाइयों का उपयोग करते हैं। अपंचक से पीड़ित होने वाली गैस जैसे अपंचक गैस कहलाती है, जिसमें बायोगैस की भांति बड़ी मात्रा में मीथेन होती है। इसमें कौन सी गैस होती है? जो लैट्रिन बाथरूम का पानी जाता है, जो सीवर में जाता है, इसमें सबसे ज्यादा भैया मीथेन होती है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली में सीवेज आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में सहायता की है। एक बड़े शहरी अपशिष्ट पुनर्संयंत्र का प्रचलन अखोला, दिल्ली में पहले से ही किया गया है। संयंत्र में 15 हाइड्रो जस्टर जो कि अभी 15 गैसीय संग्रह से जुड़े हैं। संयंत्र में होने वाले गैस का उत्पादन लगभग 6 लाख टन फुट प्रतिदिन, जिसका ताप मूल्य 800 से 700 से 800 BTU प्रति घन फुट है। ठीक है, इस गैस की 4 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में लगभग 800 परिवारों की आपूर्ति की जाती है। यह गैस LPG गैस से लगभग 50% सस्ती है। क्या है? जो सीवेज होता ना, सीवरेज होता, उससे जो गैस निकलती उसकी बात कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? एक अन्य परियोजना को हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंडराना में लगाया गया है। ऐसे संयंत्र में यूपी में अयोध्या, दिल्ली में ईसोपुर, मध्य प्रदेश में भोपाल में निर्माणाधीन है। जबलपुर ने नगर निगम एक कचरा आधारित संयंत्र स्थापित करा, जिसमें प्रतिदिन 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। भारत में डिस्टरी शराब कारखानों में सह उत्पादन के रूप में अनेक जैव कार्बनिक अपशिष्ट निकलते हैं। देश में पहली बार गुजरात में एक डिजास्टरी द्वारा अपशिष्ट पुनर्चक्रण और निस्तारण के लिए एक नई तकनीकी विकसित की गई है। इस प्रौद्योगिकी में 45,000 लीटर अपशिष्ट के उपचार के साथ 10 टन कोयले द्वारा एक दिन में प्रदान की जाने वाली ऊर्जा का समतुल्य ऊर्जा का उत्पादन होगा। अपशिष्ट से ईंधन के उत्पादन भस्म उयुक्त संवर्धन माध्यम में याट के साथ किण्वन करके जाएंगे। 1 करोड़ लीटर क्षमता की डिस्टेटरी को भी अपनी 50% ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति के लिए अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से हो सकती है। यद्यपि देश की सभी 150 से अधिक प्रौद्योगिकियों को अपना लाइसेंस ले लें और वार्षिक रूप से 30 करोड़ रुपए और लगभग 5 करोड़ टन कोयले की बचत हो सकती है, अगर हम लोग जो सीवरेज है, अगर इसकी ऊर्जा का अगर हम लोग प्रयोग कर सकें, यूज करना शुरू कर दें। अगला है सौर ऊर्जा। बायोगैस एक सस्ता और प्रभावी ईंधन है। इसका उपयोग स्पीड स्टॉक्स यानी फीड स्टॉक नवीकरणीय है। हाल ही में ऊर्जा उत्पादन के अन्य नवीकरणीय स्रोतों का भी पता लगाया गया है। हमारे ग्रामीण निर्धन जनों की मांग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा दोहन के क्रमबद्ध के प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक विकेंद्रित ऊर्जा प्रणाली है जिसका उपयोग भारतीय जनता की विविधता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से खाना पकाना, पानी गर्म करना, पानी का विलवणीकरण, स्थान को गर्म करना, फसल को सुखाना आदि तापीय रूपांतरण के कुछ तरीके हैं। उच्च तापमान उपयोग के लिए सस्ती और संग्राहक विकास करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। देश में 380 से अधिक सौर ऊर्जा संचालित पानी को गर्म करने के लिए संयंत्र प्रचलन में है। 1000 से अधिक बड़ी क्षमता वाले जल तापन संयंत्र को स्थापन होने वाला है। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से भी परिवर्तित की जा सकती है। सौर पैनल बड़ी मात्रा में प्रकाश ऊर्जा को लाइट सेलों पर संकेंद्रित करते हैं, जो बैटरियों को चार्ज करती है और बिजली की स्रोत के रूप में काम करती है। अगला हमारा है पवन ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा का एक अन्य स्रोत है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्रमबद्ध उपयोग के लिए विश्वसनीय है। अधिकतम दोहन क्षमता का आकलन लगभग 3.2 गुणे 10.8 जूल वर्ष है। ठीक है, इसे यांत्रिक और
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है। पवन ऊर्जा से टरबाइन चलाकर के बिजली उत्पादन किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञानियों के अनुसार प्रायद्वीप और मध्य भारत के अनेक स्थानों पर 3 KMW से लेकर के 3 किलोवाट घंटा प्रतिवर्ष प्रतिदिन औसत वार्षिक पवन घनत्व पाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में सर्दियों में एक घनत्व 10 दिन से भी अधिक हो सकता है, क्योंकि तब ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, और यह 4 KWH दिन में प्रतिवर्ष 5 से 6 महीने लगते हैं। वर्तमान में इस ऊर्जा का उपयोग अजमेर राजस्थान में 4 स्थानों पर भूजल को पंप करने के लिए किया जा रहा है। DNSE ने देश में भर में लगभग 924 पवन ऊर्जा चालित पंप लगाए हैं। उपयुक्त स्थान जैसे लद्दाख में पवन ऊर्जा जनरेटरों पर विचार किया जा रहा है, जिनकी कुल क्षमता 2 MW मेगावाट होगी, जो प्रकाश व्यवस्था में पानी को पंप करने के लिए बैटरियों के चार्ज करने की युक्तियों को कम करेगी। 8वीं योजना भारत में विभिन्न स्थानों पर 85 नई पवन चालित मिलें लगाने का प्रस्ताव है, जहां पर वायुगतिक इस उद्योग के उपयोग को स्थिति प्रदान करेगी। आज देश में 100 से अधिक निर्माता विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के उत्पादन और विकास में संलग्न है। ये आकलन है कि इस शताब्दी के अंत तक कुल ऊर्जा मांग 20% भाग निम्नलिखित और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को पूरा किया जा सकता है। अपने आप इस गैर पारंपरिक ऊर्जा अध्ययन से क्या समझे, ये जानने के लिए निम्नलिखित प्रश्न को कीजिए। ये लगभग खत्म हो गया चैप्टर, लास्ट में था। हेलो हेलो, लगभग आपका जो ऊर्जा वाला था ये तो पूरा हो गया। इसमें मल्टीपल एक बार देखता हूँ भाई क्वेश्चन, ठीक है।